अबाउट फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। मीन्स कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण दूसरे किसी मैग्नेट पे फोर्स लगती है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले बात हुई कि हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने ये ऑब्जर्व किया था कि कंपास के अंदर जो मैग्नेट है, कंपास में छोटी सी मैग्नेटिक नीडल होती है, उस पे फोर्स लगती है। किस कारण? करंट कैरिंग वायर के कारण। यहाँ थोड़ा सा उससे उल्टा हम करने वाले हैं, यहाँ करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाने वाले हैं। ठीक है, करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगेगी ड्यू टू सम एक्सटर्नल मैग्नेट्स। इसका मतलब मैग्नेट्स को हैवी लेंगे, मैग्नेट्स हैवी होनी चाहिए, उनको फिक्स कर देंगे, मैग्नेट को फिक्स कर देंगे, कंपास की तरह फ्री नहीं रखेंगे इसमें। ठीक है, मैग्नेट को फिक्स कर देंगे और वायर को फ्री रखेंगे, करंट कैरिंग वायर को फ्रीली सस्पेंड करेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें फोर्स लगती है तो किस तरह से लगेगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट टू अंडरस्टैंड दिस। तो आप देख सकते हैं ये यू शेप जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के लोअर पार्ट में नॉर्थ पोल है और यहाँ अपर पार्ट में साउथ पोल है। हो सकता है थोड़ी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम, तो हल्का सा एनलार्ज करके देखते हैं। ठहरिए, क्लैरिटी कितनी है? उमंग, आप में से कोई भी एक अनम्यूट करके बताना जरा। ये कर्सर आपको दिख रहा है? ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है बेटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो इसमें ये जो नीचे वाला पोल है ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। तो बेटा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है और वो मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉ करने पे हमें दिखती हैं वो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे जो ये जो मैग्नेट है ना, यू शेप मैग्नेट, इसको हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं, इसके कारण मैग्नेटिक फोर्स लग रही है नॉर्थ से साउथ। तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और ये करंट कैरिंग वायर है जो फ्रीली सस्पेंड कर रही है। मैंने कहा था ना, इस बार वायर को फ्री रखेंगे। ठीक है, मैग्नेट को फिक्स कर दिया और वायर को फ्री कर दिया। जब इस तरह से हमने अरेंज करने के बाद इस सेटअप में से करंट पास किया, ओके, यहाँ पे सेल या बैटरी जोड़ी और इस सेटअप में से करंट पास किया, तो हमने देखा कि करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस मैग्नेट के, ठीक है, यू शेप मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा। मींस वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, पर फोर्स किस पे लगेगी और किसको ऑब्जर्व कर पाएंगे? इस वायर को, क्योंकि जो फ्री है उसी को पुश करते हुए देख पाएंगे ना हम। तो ये वायर पुश होगी, किस डायरेक्शन में पुश होगी ये भी हम समझेंगे। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर जो वायर का मोशन है वो किस डायरेक्शन में आएगा या उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, वो फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट हैं, शॉर्ट में फ्लेमिंग कहते हैं। तो फुल नेम ध्यान नहीं आया मेरे अभी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के नाम से इसको जाना जाता है। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या? इसमें फोर्स की डायरेक्शन या मोशन की डायरेक्शन थंब के अलोंग होती है और ये जो हमारी फोर फिंगर है ना, ये फोर फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है। मैग्नेटिक फील्ड इस फोर फिंगर के अलोंग दिखाना है हमें और जो वायर में करंट जा रहा है वो यहाँ दिखाना है। मैंने कहा ना टोटल दो कंपोनेंट हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है जिसपे हमने फोर्स देखनी है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि मैग्नेट्स के कारण होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड है। वो उसके अलोंग आपको ये फिंगर रखनी है, ये वाली। और जो करंट जा रहा है वायर में उसके अलोंग ये वाली फिंगर रखनी है हमें, ये। ठीक है, इसको कहते हैं मिडल फिंगर। तो मिडल फिंगर के अलोंग आपने करंट कैरिंग वायर को रखना है और ये फोर फिंगर के अलोंग आपने मैग्नेटिक फील्ड को रखना है। तो फिर हम देखेंगे कि वो जो वायर है वो डिफ्लेक्ट किस तरफ होगी, जिस तरफ मेरा लेफ्ट हैंड का थंब जाएगा। ये पूरा ध्यान रखें, लेफ्ट हैंड
पे ही अप्लाई करना है इस रूल को। अगर आप राइट हैंड पे अप्लाई करेंगे तो गलत ऑब्जर्वेशन आएगी। ओके, तो इस तरह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार ये बताया गया कि डिफ्लेक्शन ऑफ वायर किस डायरेक्शन में होगी। थोड़ा सा और इसको डीपली ऑब्जर्व करेंगे, पर उसको समझने से पहले मैं आपको ये मेरे अपने लेफ्ट हैंड के अनुसार ये समझाना चाहूँगा। बेटा ये मेरा थंब है ना, और ये है फोर फिंगर, और ये क्या है, ये है मेरी मिडिल फिंगर। तो सिर्फ इन तीन का काम है, इन तीनों को मैंने इस तरह से स्ट्रेच करना है। और स्ट्रेच करते हुए मुझे क्या करना है कि पहले तो ये दो, इनको आपस में परपेंडिकुलर बनाना है। मीन्स ये फिंगर मैं इस तरह से फॉरवर्ड लेके आऊँ तो जस्ट इसके परपेंडिकुलर दूसरी फिंगर होनी चाहिए, ये ऐसे 90 के एंगल पे। ओके, फोर फिंगर एंड दिस मिडल फिंगर दे शुड बी एट 90 टू ईच अदर, और थंब तो अपने आप 90 हो जाएगा। इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा थंब। ओके, so this is Fleming left hand rule. According to this rule, when we stretch किया ना, फैलाया, when we stretch thumb, forefinger and middle finger in such a way that they are perpendicular to each other. Okay, इतनी बात समझाई? We stretch these three and they are perpendicular to each other. आफ्टर दैट उसके बाद क्या करना है, देन वी प्लेस, तब हमने अपने फोर फिंगर को, लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर को, वी प्लेस द फोर फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, दो मैग्नेट रखी हैं, ठीक है, अभी इसको अप्लाई करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, उस डायरेक्शन में मैं इस फिंगर को रख दूंगा, ठीक है, अलोंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने इस फिंगर को रख दिया। और ये इस फिंगर को मैंने प्लेस कर देना करंट कैरिंग वायर के अलोंग। तो मान लो करंट कैरिंग वायर ऐसे है, इस तरफ को रखी है, तो ऐसे मैंने करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में इस फिंगर को रखना है। तो उसके बाद मैं ऑब्जर्व करूंगा कि वो जो करंट कैरिंग वायर है वो डिफ्लेक्ट किस तरफ होगी, अपवर्ड, वो ऐसे ऊपर की तरफ आएगी, क्योंकि ये थंब शो कर रहा है कि फोर्स उस पर अपवर्ड लगनी है। तो ऐसे मतलब डायरेक्शन के अनुसार मैं इसको हाथ को घुमा के देख सकता हूँ। अगर मैं इस तरह से रखता हूँ तो डिफ्लेक्शन, करंट कैरिंग वायर की डिफ्लेक्शन किस तरफ आएगी, इस थंब के अलोंग। अब इस रूल को याद रखने के लिए हम एक सिंबॉलिक फॉर्मेशन बना लेते हैं। बेटा यहाँ फोर्स है, इसको एफ कह सकता हूँ मैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने आपको पहले बताया था, इसको बी से डिनोट करते हैं, बी फॉर बॉय। ओके, हाँ, कैपिटल बी। तो यहाँ एफ है, ये बी है, और यहाँ करंट के लिए आई होता है। सिंबल याद रखने हैं, तीनों के लिए सिंबल है, फोर्स के लिए एफ, मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी, और करंट के लिए आई। तो ये सारा मिला के क्या बन गया, एफ बी आई। तो एफ बी आई तो आपको याद रखना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि फॉरेन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऐसा कुछ है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो संस्था जो है वर्ल्ड लेवल पे काम करती है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो एफ बी आई के नाम से याद रखना। ओके, हाँ, अभी इसके बारे में डिटेल पढ़ने से पहले ये एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें चलिए अब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इसमें ये कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से प्लेस किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे आ रहा है, नीचे की तरफ, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग डाउनवर्ड। तो देखिए बेटा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, आप बताएंगे अगर इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड मूव कर रहा है या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी डाउनवर्ड होगी या इसके अपोजिट होगी, अपोजिट, थैंक यू। तो हाँ बिल्कुल जी, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं तो करंट अपवर्ड मूव करेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी इन दो फिंगर्स को अरेंज करता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मैंने इस फिंगर को रख दिया, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो थंब सॉरी ये जो फोर फिंगर है ये भी इसी तरफ पॉइंट कर रही है। अब मुझे ये वाली जो करंट कैरिंग वायर के अलोंग रखनी है, ये तो करंट क्योंकि अपवर्ड है तो ये वाली मिडल फिंगर को ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे मैंने अपने फिंगर को घुमा दिया, ठीक है जी। तो आप समझ पा रहे होंगे
कि ऐसा करने पर मेरा जो थंब है वो अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट किस तरफ होने वाले हैं, अंदर की तरफ। ओके, मीन्स इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ दिस जो सिस्टम है ये इस प्लेन के अंदर जाने वाले हैं। तो अब आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स एंटर द मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल, इस तरह से राइट एंगल पे इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी, तो यहाँ पे इसका आंसर यही है बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी डायरेक्टली इनटू द पेज, यही आंसर लिखा है यहाँ, ठीक है, उनकी डिफ्लेक्शन होगी इनटू द पेज। तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे, बस आपने सिंपली लेफ्ट हैंड उठाना है अपना, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करना और डायरेक्शन में अरेंज करना। दो चीज़ों को प्रॉपरली अरेंज कर लोगे तो चौथा जो आपका थंब है वो अपने आप बताएगा कि डिफ्लेक्शन किस तरफ होने वाली है इलेक्ट्रॉन्स की। आप करके देखना, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ ना, इसको थोड़ा प्रॉपरली देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या होता है। अभी तो हम यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर लेंगे, फिर लैब में जब भी हम आएंगे तो इसको करके देखेंगे। ये देखिए, ये एलिमिनेटर है, इस एलिमिनेटर का पॉजिटिव और नेगेटिव दिया है। तो पॉजिटिव एंड से वायर का एक किनारा जोड़ा और नेगेटिव एंड से दूसरा किनारा, तो इस तरह से ये बन गई करंट कैरिंग वायर। और इस करंट कैरिंग वायर को किस में से पास करना है, इस यू शेप मैग्नेट में से। ओके, तो ऐसा करने पर ये सेटअप बनेगा बेटा, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस मैग्नेट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और ये करंट कैरिंग वायर है। आपको लगता है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? आप सोचिए जरा, मैग्नेटिक लाइन कैसे आएगी, नॉर्थ से साउथ। हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक लाइन का एरो किस तरफ को होता है, साउथ की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस अवे फ्रॉम नॉर्थ होती हैं, अवे फ्रॉम नॉर्थ, इससे याद रहता है। अवे किससे, अवे हो रहा है नॉर्थ से, तो ऐसे याद रहता है कि लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, एरो मुझे ड्रॉ करना है अवे फ्रॉम नॉर्थ एंड टुवर्ड साउथ, साउथ की तरफ एरो ड्रॉ करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरह से है। अब करंट देखिए, करंट तो इस तरह से है, एक दूसरे के 90 पे है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हमने यही करना था, क्योंकि जब हम परपेंडिकुलर रखेंगे ना इन दो को, तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगने वाली है। और एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको पता है कि कई बार कुछ ऑब्जर्वेशंस उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती, जो थियोरेटिकल लिखा है उसको अच्छे से क्लियर करने के लिए हम बिल्कुल वही सेटअप बनाएंगे जहां सबसे ज़्यादा फोर्स लगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगने वाली है, याद रखना। अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर 90 के एंगल पे हैं तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगने वाली है। और कैसे फोर्स को बढ़ा सकते हैं, अगर आप इस वायर में से करंट बढ़ाओगे ना तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो अपने आप फोर्स बढ़ेगी, ठीक है। तो दो तरीके से आप मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ा रहे हैं, एक तो वी कैन इंक्रीज द करंट, करंट को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स बढ़ेगी। दूसरा, आपने करंट कैरिंग वायर को 90 के एंगल पे रखना है, 90 टू द एक्सटर्नल फील्ड। ये एक्सटर्नल फील्ड है बेटा, ये वाला जो यू शेप मैग्नेट से बन रहा है वो एक्सटर्नल फील्ड है। दो बातें होगी फोर्स को बढ़ाने के लिए। अच्छा, फोर्स को बढ़ाने के लिए तीसरा कंपोनेंट क्या है, ये जो हमने मैग्नेट रखी है ना जिसको कह रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट शुड बी स्ट्रॉन्गर, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ये वीक है तो कम फोर्स लगेगी, इसको स्ट्रॉन्ग कर दें। तो याद रखना, ये जो बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ओके, आई को, यहाँ तो करंट है ना, इसको आई से डिनोट करेंगे, और इनके बीच में एंगल है उसको थीटा से डिनोट करेंगे। तो फोर्स किन तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, बी मीन्स कैपिटल बी, आई मीन्स करंट, एंड एंगल बिटवीन बी एंड आई। अभी ऑब्जर्व करने वाले हैं कि इस सेटअप में हुआ क्या था। ये देखिए, जैसे हमने स्विच ऑन किया, करंट पास होने पर ये देखिए डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट, इस साइड को गया ये। इसको अरेंज करके देखूं मैं, ये देखिए
मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ है, तो मैंने अपनी फोर फिंगर को, यही है ना बी, हाँ, फोर फिंगर को ऐसे रखा, ये आई है। तो अब करंट कैसे आ रहा है, इस तरफ, आई थिंक पॉजिटिव कनेक्टेड है, करंट को ऐसे, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, बिल्कुल बिल्कुल, ये अरेंज करते हुए मैंने इस तरह से रखना है। थैंक यू, थैंक यू। तो ये देखिए, नॉर्थ से साउथ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। अच्छा, करंट कैरिंग वायर करंट इस तरफ भेज रही है, तो मैंने ये जो मिडल फिंगर है उसको इस तरह से रखा। अब मेरा जो थंब है वो राइट साइड में है, तो इससे पता लग रहा है कि वायर, जो करंट कैरिंग वायर है, राइट की तरफ डिस्प्लेस होने वाली है। अगर मैं इससे उल्टा कर दूं, ये देखिए, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करूं तो उल्टा हो जाएगा। अभी तो सेम वही वही फिगर है बेटा, पहले वाली, इसमें वही चीज है, नॉर्थ से साउथ है और करंट इस तरह से है, तो फोर्स राइट की तरफ लगने वाली है। और अगर मैं करंट को रिवर्स कर दूं तो मेरा ये सेटअप ऐसे घूमने वाला है, ओके, ये वाला ऐसे। तो अपने आप जो राइट साइड में लग रही है ना फोर्स, वो किस साइड हो जाएगी, लेफ्ट। वो मैंने करंट को रिवर्स करके समझाया था। ये देखिए, ये आई थिंक सेम स्लाइड दोबारा से आ गई, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा रिवर्स किया है बेटा, नॉर्थ नीचे है, साउथ ऊपर है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया। पहले ऐसे था ना, अब ऐसे कर दिया है, अपवर्ड। और करंट कैरिंग वायर की जो करंट है वो तो ऐसे मेरी तरफ आ रहा है, तो मुझे इसको हाथ को घुमा के ऐसे रखना है। तो अब देखिए मेरा थंब किस तरफ गया, समझ रहे हो ना आप, लेफ्ट की तरफ गया। तो इसीलिए यहाँ लिखा है टुवार्ड्स लेफ्ट, इसकी डिफ्लेक्शन होने वाली है, ये इट विल डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स लेफ्ट, क्योंकि ये फोर फिंगर को तो ऊपर की तरफ रखना होगा, टुवार्ड्स साउथ ये रखा है, और करंट ऐसे सामने की तरफ आ रहा है, तो ये करंट है ना। तो थंब अपने आप लेफ्ट की तरफ ही जाएगा। जी, हाँ जी बेटा, हाँ बेटा, एंगल 90 रखना है मैक्सिमम। अगर 90 से ज़्यादा रखेंगे तो वो दूसरी डायरेक्शन में 90 से मींस जीरो से स्टार्ट होने वाला है। देखो, अगर 90 रखोगे तो मैक्सिमम होगा, 90 से कम करोगे तो हो सकता है वो 75 हो जाए, 60 हो जाए, तो एंगल कम हो जाएगा। 90 से दूसरी साइड जाएंगे तब भी वो 75 या 60 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 90 मैक्सिमम एंगल होगा, बाकी किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो एंगल कम हो जाएगा। ठीक है जी, मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री है। जी, बिल्कुल सही। अगर आप एंगल को कम करेंगे तो फोर्स कम हो जाएगी। ये जो सेटअप आपको दिखा रहा हूं मैं, ये एक मोटर का सेटअप है बेटा। इलेक्ट्रिक मोटर में जो अभी कॉन्सेप्ट हमने समझा ना, वही अप्लाई करते हैं। बस फर्क ये है कि जो मैग्नेट्स हैं वो तो वैसे ही हैं जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखी थी, नॉर्थ एंड साउथ पोल है, उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएगा, नॉर्थ से साउथ। पर एक वायर जो रखी थी हमने, उसकी बजाय इस तरह से एक कॉइल सी बना लेते हैं। इस कॉइल को आर्मेचर भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आ जाते हैं। ओके, तो सिंगल वायर के कारण जो फोर्स लगनी थी, या सिंगल वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनना था, उससे कहीं अधिक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनेगा, और इससे और ज़्यादा फोर्स लगेगी। किसके ऊपर, इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर। ओके, तो उससे फिर रोटेशन या मोशन फास्ट हो जाएगा। अब देखिए रोटेशन कैसे होगा, मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ डायग्राम के अनुसार करंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ है ना, पर ये करंट ऐसे घूम के इधर आएगा तो सी से डी आएगा। तो अगर करंट ए से बी है और लेफ्ट हैंड को मैं अरेंज करूं, तो इस तरह से ये वाला जो मेरा लेफ्ट हैंड है ना, ऐसे घूमेगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ है, ये फोर फिंगर के अनुसार नॉर्थ से साउथ ही है, ये नॉर्थ से साउथ। करंट ऐसे जा रहा है ए से बी, तो करंट के लिए मैंने इसको घुमाया, तो मेरा थंब किस तरफ जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे, थंब नीचे की तरफ जाएगा।
तो कहने का मतलब ए बी आर्म किस तरफ जाएगी, डाउनवर्ड। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे अगर देखें सी से डी, करंट तो ऐसे आ रहा है, तो मैं सिंपल रखूंगा अपने फोर फिंगर को तो ऐसे रखूंगा, मिडल फिंगर को, सी से डी मीन्स सामने की तरफ आ रहा है करंट, ऐसे आ रहा है, तो मेरा थंब किस तरफ जाएगा, ऊपर। तो कहने का मतलब एक ए बी तो बेटा सॉरी, ए बी तो बेटा नीचे डाउनवर्ड जा रहा है, ए बी डाउनवर्ड जा रहा है, पर जो सी डी है वो अपवर्ड जाएगा, ये सी डी अपवर्ड जाएगा। तो अगर मैं आर्मेचर को ऐसे मान लूँ, तो ये मेरा सी डी है और यहाँ ए बी है, तो ए बी डाउनवर्ड आ रहा है, सी डी अपवर्ड जाना चाहिए, तो ये अपने आप ऐसे घूमेगा इस तरह से। मेरी बात क्लियर होगी ना आपको। तो अगर एक आर्म डाउनवर्ड जाए और दूसरी अपवर्ड आए, तो रोटेशन होती है किसकी, इस कॉइल की। और बेटा कॉइल की रोटेशन का मतलब है कॉइल के आगे जो भी एक्सेल लगा है, जो फैन में होता है ना, वो एक्सेल भी घूमेगा। तो कॉइल क्यों घूमी, क्योंकि इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगी, बाहर जो मैग्नेट्स हैं उन्होंने मैग्नेटिक फोर्स लगाई, जिस कारण ये कॉइल घूमी। और कॉइल के घूमने के कारण यहाँ एक्सेल घूमेगा, और एक्सेल अगर घूमता है तो फैन या उसके आगे जो भी, मतलब मोटर के आगे जो भी कुछ लगा देंगे वो घूमेगा। ठीक है, चाहे वॉशिंग मशीन है, फैन है, आजकल जो सीपीयू आते हैं उनमें नहीं, उससे पहले सीपीयू जो होते थे ना, उसमें छोटा सा फैन लगा होता था। ठीक है, वो उसको कूलिंग के इफेक्ट को बनाए रखने के लिए, या एग्जॉस्ट फैन, मतलब जहां भी मोटर है ना, वहां यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं कॉइल के अंदर, और यहां से मैग्नेट्स की हेल्प से उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वो मोशन आना स्टार्ट हो जाएगा तो मैकेनिकल एनर्जी अपने आप बन जाएगी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यही इलेक्ट्रिक मोटर है। और इसका प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज that when the current carrying wire or current carrying conductor is placed in external magnetic field, then there will be some force acting on that conductor due to external magnetic field, there will be force on current carrying wire। ओके, यही इसका प्रिंसिपल है। तो ये सब आप पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे, ये भी आप डिस्कस करेंगे। अभी मतलब आज आप पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम आप डिस्कस कर सकते हैं। ये कुछ डायग्राम्स हैं, इसकी हेल्प से मैं समझाना चाहूँगा जो अभी टॉपिक लिया था मैंने, इसको थोड़ा सा समझते हुए आगे चलते हैं। जस्ट ए मिनट। हाँ जी, इलेक्ट्रिक मोटर फैंस में होती है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता होगा, इसके अंदर दो मैग्नेट्स होती हैं जिनके नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। उन पोल्स के बीच में करंट कैरिंग वायर को रखा जाता है या आर्मेचर को रखा जाएगा। अभी हम सिंगल वायर की बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं 90 का एंगल है, तो जब वो वायर 90 के एंगल पे होगी तो सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगी। ये बेटा यहाँ परमानेंट मैग्नेट है, आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज़ करते हैं इसकी जगह पे, वैसे परमानेंट मैग्नेट लेते थे पहले। ठीक है, अभी भी आप एक डीसी मोटर निकाल के देखना, मैं डीसी मोटर के बारे में समझा रहा हूँ क्योंकि करंट इसमें मुझे सेल वाला करंट देना है, इस वायर को सेल वाला करंट देना है, मीन्स जो डीसी करंट होता है। और एसी करंट जो घरों में होता है ना, वो नहीं देना है इसमें, क्योंकि मेरे पास मोटर ही डीसी वाली है। ये जो मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, इट इज़ ए डीसी मोटर। ठीक है, तो आगे चले। हाँ जी बच्चे, हाँ क्या कह रहे हो आप। डीसी और एसी में फर्क सिर्फ इतना है बेटा, हाँ जी, जितना मैं आपको सुन पा रहा हूँ उसके अनुसार, आपकी आवाज़ कट रही है थोड़ी सी, तो उसके अनुसार आप यही पूछना चाह रहे हो ना, डीसी और एसी दोनों में फर्क क्या है। तो बेटा डीसी जो होता है ना, डायरेक्ट करंट होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, और अगर उस वायर को टच भी कर दें ना, जिसमें से डीसी जा रहा है, उस वायर को टच कर दें तो आपको करंट नहीं लगेगा, शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें वेव और डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, फ्लैट वेव जाती है बिल्कुल सीधी, इसलिए डीसी हार्मफुल नहीं है। पर एसी करंट थोड़ा सा हटके होता है, जिसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है और 1 सेकंड में 100 बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है वो एसी करंट। वो डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है वेव
वेव की फॉर्म में चलता है जी, कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में, कभी नेगेटिव। जी बेटा, एसी बेटर है क्योंकि एसी की जो एनर्जी है ना वो कहीं अधिक होती है डीसी से, और एनर्जी की वेस्टेज कम होती है। जब आप वायर में से एसी को पास करते हैं तो रेजिस्टेंस को ओवरकम कर जाता है ये, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव वेव की फॉर्म में चलता है, इसलिए रेजिस्टेंस को ओवरकम करके लॉन्ग डिस्टेंस तक आप इस करंट को ले जा सकते हैं। पर जो डीसी वाला है वो तो एक सर्किट में ही अप्लाई कर सकते हैं, छोटे से सर्किट में, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। चलिए एसी डीसी के बारे में हम फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम क्लास में। तो यहाँ बेटा डीसी वाला पार्ट है ओनली, तो उस पर ही फोकस करें। तो बेटा ये ध्यान देना, इलेक्ट्रिक मोटर के पार्ट्स क्या क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? नंबर वन, दीज टू परमानेंट मैग्नेट्स, देन ये आर्मेचर, रेक्टेंगुलर है बेटा, यहाँ एक ही टर्न दिखाया गया है इस तरह से। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ओवर दी सॉफ्ट आयरन, कोई सॉफ्ट आयरन पीस होता है उसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स बनाए जाते हैं, तो ये आर्मेचर है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर वन परमानेंट मैग्नेट, नंबर टू आर्मेचर हैविंग लार्ज लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, कॉपर वायर होती है, एल्यूमिनियम वायर हो सकती है। ठीक है, मोटर में जनरली कॉपर या एल्यूमिनियम वायर यूज करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। उसके बाद आर्मेचर के जो एंड्स हैं दे आर कनेक्टेड टू ये स्प्लिट रिंग। बेटा ये आधा रिंग है इस साइड, आधा इस साइड है और आधा इस साइड है। ओके, तो इनको कहते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग के बाद ये जो आपको ब्लैक सा दिख रहा है इसको कहते हैं कार्बन ब्रश। ऐसे दो ब्रश होते हैं, एक इस साइड है, एक दूसरी साइड होगा दूसरी वायर के लिए। ओके, तो कार्बन ब्रशेज। और उसके अलावा बाकी एक्सटर्नल सर्किट है, बाकी तो बाहर से जो करंट आना है उसके लिए सर्किट बना है, उस पर फोकस ना करें। तो इलेक्ट्रिक मोटर के मेनली यही पार्ट्स हैं, नंबर वन ये मैग्नेट, नंबर टू आर्मेचर, नंबर थ्री स्प्लिट रिंग एंड नंबर फोर ब्रशेज। अब इनके फंक्शन क्या क्या हैं जी? आर्मेचर के लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स करने के बाद बेटा एंड पॉइंट्स तो दो ही होंगे ना, आप बार बार कॉइल को घुमाते रहो, पर उसके किनारे तो दो ही निकलेंगे ना, इस तरह से बनाया है इसको। ठीक है जी, एक तरफ से टर्न करना स्टार्ट किया और जब लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हो गए तो जहां एंड पॉइंट आया ना वो खत्म हुआ टर्न, उसके किनारे को फिर दूसरी साइड जोड़ दिया इस तरह से। अच्छा, इसको वही चीज जो पहले मैं समझा रहा था उसको इस तरह से समझाया गया है। आप देख सकते हैं करंट वायर में इस तरह से गया तो करंट पीछे की तरफ है तो अरेंज किया थंब को, यहाँ देखना, ये देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना आपने दोनों पे। यहाँ लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने पे इस पे फोर्स डाउनवर्ड आएगी इस एंड पे, और यहाँ अप्लाई करोगे, सॉरी यहाँ ना अपोजिट कर दिया बेटा। ये देखिए नॉर्थ पोल है ना, हाँ हाँ यहाँ नॉर्थ पोल रखा है, तो अब मैं अपने, हाँ 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 देखिए, जी जी जी, देखिए मैं अपने हैंड को अगर ऐसे रखूं तो समझा नहीं पाऊंगा, मैं इस तरह से घुमा के अपने हैंड को लाऊंगा। ठीक है, तो अब इसके अनुसार नॉर्थ से साउथ ये मेरा, ठीक है, फोर फिंगर है, और ये जो करंट वाला है ये इस तरह से है। तो मैं समझ सकता हूँ कि ए बी आर्म जो इस साइड वाली आर्म है वो किस साइड जाएगी, ऊपर, क्योंकि मेरा थंब ऊपर आ रहा है। पर सी डी आर्म जो जो ये वाली आर्म है, इसमें अगर देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे रखना है, पर करंट को घुमाना है, क्योंकि करंट आगे की तरफ आ रहा है, तो थंब मेरा नीचे जाएगा, इसका मतलब ये नीचे आएगी, तो ए बी आर्म ऊपर आएगी और सी डी नीचे जाएगी, घूमेगा वैसे ही जैसे पहले सोच रहे थे। तो बेटा हाफ रोटेशन में इस तरह से ये एक बार घूमता है, नेक्स्ट हाफ रोटेशन में क्या होने वाला है उसको समझे। देखिए ये हाफ रोटेशन है, अभी ये घूम रहा है, नेक्स्ट हाफ रोटेशन में अब थोड़ा सा सोचना जरा, यहाँ पे डायग्राम नहीं है मेरे पास, पर हाफ रोटेशन के बाद जो रिंग्स है ना वो कहाँ आने वाले हैं उनको समझते हैं, ठहरो। ये
इस पे ध्यान देना। आधी रोटेशन के बाद जो रिंग्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। देखिए, ये वाला रिंग अगर मैं इसको बोलूं S1, ये S1 है और इधर वाला S2 है। पर आधी रोटेशन के बाद क्या होगा, ये S1 इस साइड आ गया और S2 इसके अपोजिट। ठीक है, बस आज इतना ही करने वाले हैं, 2 मिनट और। तो S2 इधर आ जाएगा, S1 इधर। रिंग्स ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। हाफ रोटेशन तक तो आपको समझ आ गया होगा। सेकंड हाफ रोटेशन में क्या होगा बेटा, ये जो रिंग्स है ना, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करें इसके अंदर। मींस अगर करंट पहले ए से बी जा रहा था, अगली बार बी से ए आएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये देखिए, ये है S1, ये S1 कहाँ आ गया, इस साइड। ओके, और ये S2 घूम के यहाँ आ गया। तो अब एज्यूम करना, अगर मैं यहाँ S1 लिखता हूँ तो देखिए S1 के साथ ही था ना A B C D, ऐसे लिखा जाता है A B C D। ओके, तो मैंने S1 अगर इधर रखा है, S1 इस साइड आ गया, तो A तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना फिर, क्योंकि S1 के साथ ही तो A है, तो A पॉइंट यहाँ आएगा। अब S1 के बाद आएगा यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। क्लियर? इतनी बात क्लियर है। तो कहने का मतलब जो ए बी सी डी ऐसे लिखा था, अब उससे अपोजिट हो गया हाफ रोटेशन में, ए बी सी डी उसके अपोजिट लिखा गया। करंट बाहर से तो उसी तरह से आ रहा है, क्योंकि कार्बन ब्रशेस क्या करते हैं, कंटेक्ट बना के रखते हैं एंड ट्रांसफर द करंट। ये ट्रांसफर ऑफ करंट में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्यूमिटेटर भी कहते हैं इनको। ये करंट को इकट्ठा करके सेंड करेंगे इनटू दिस आर्मेचर। तो चलिए, ब्रशेस का काम अलग है। अच्छा, अब करंट तो इस तरह से जा रहा है ना, ए जो ए बी वाले आर्म है वो यहाँ है। तो आप सोचिए जरा, अगर ए बी यहाँ लिखा है और करंट इस तरह से घूम के जा रहा है तो कैसे आएगा, ए बी। हाँ, सिर्फ ए बी पे ध्यान देना। मैंने यहाँ ए लिखा, यहाँ बी, और करंट ऐसे घूम के जाने वाला है, तो क्या हो गया, बी ए। करंट किस डायरेक्शन में हो गया, बी ए, क्योंकि यहाँ बी है, यहाँ ए है, तो बी ए। तो उल्टा हो गया ना, पहले ए से बी था करंट, और अब बी से ए। ये काम किसने किया, इन रिंग्स ने। अगर ये रिंग्स नहीं होते, स्प्लिट रिंग नहीं होते, तो ऐसा नहीं होना था, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं होनी थी। अगर आपसे पूछी जाए कि स्प्लिट रिंग का काम क्या है, तो स्प्लिट रिंग हेल्प टू चेंज डायरेक्शन, दे हेल्प टू चेंज डायरेक्शन ऑफ करंट। बाकी बच्चे इसके बारे में थोड़ा सा दोबारा लेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, और इसका डायग्राम वगैरह बना के देखना, इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है उसको थोड़ा सा ड्रॉ करके देखना। और हम यहीं से आगे स्टार्ट करने वाले हैं। इसका बेसिक आइडिया ध्यान रखना कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, वही इसका बेसिक आइडिया है कि करंट कैरिंग वायर को हमने किसी मैग्नेटिक फोर्स में रखा, बाहर की मैग्नेट के बीच में, तो उस पर फोर्स लगने वाली है। ठीक है, और उसी को हमने फिर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। हाँ, प्रिंसिपल इसका याद रखना, प्रिंसिपल यही है कि करंट कैरिंग वायर और करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। और सेकंड इसका याद रखना कि इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आता है। तो 4 पार्ट्स मेन बताए थे, परमानेंट मैग्नेट, आर्मेचर, स्प्लिट रिंग्स, ब्रशेस, और इनके इंडिविजुअल फंक्शन है, वो फंक्शन भी आपको ध्यान रखना है। जो ब्रश है, ब्रश B1 B2, दे हेल्प टू मेक कंटेक्ट ऑफ एक्सटर्नल सर्किट विद द मोटर। ठीक है जी, हम में से 3-4 तो ड्रॉप ही कर गए शायद, 29 अटेंडीज हैं। अच्छा, स्प्लिट रिंग का काम क्या है, वो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं बस। आर्मेचर का काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, आर्मेचर में टर्न्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए फोर्स भी ज़्यादा लगने वाली है। तो दिस वाज फॉर टुडे। बाकी जितना कुछ समझाया उसी पे बेस्ड है ये किकिंग एक्सपेरिमेंट। ये सिंपल है बेटा, बिल्कुल। वो फ्री वायर है, उस पर धक्का लगेगा तो किक ही होगी ना एक तरह से, है। ये मूवी वाली किक नहीं है, क्यों, समझ रहे हो? यहाँ इसका एक्चुअल मीनिंग वही है। हाँ, यहाँ किक लगने का मतलब है कि करंट कैरिंग वायर को धक्का लगा, धक्का लगने का मतलब फोर्स लगी। और वही सेटअप है जो भी पीछे, उसमें थोड़ा सा चेंज किया हमने। ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसको पूरे लैंग्वेज में लिखा है, जो समझाया है इसमें।
इसको कर लेना। फिर ये इलेक्ट्रिक मोटर जो मैं अभी बात कर रहा था ना, उसका प्रिंसिपल, डेफिनेशन सारी डिटेल में दी है। इन नोट्स को एक बार पढ़ना, ठीक है। ब्रशेस के बारे में बताया है, स्प्लिट रिंग्स के बारे में वर्किंग बताई है। तो ये सारे आपको नोट्स मैं भेज दूंगा, इनको स्टडी करना। और ये होमवर्क है, जितना हो सके करें। और जो क्वेश्चन नहीं आए, बेटा जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है तो उस समय इन क्वेश्चंस को लिया करें, आप बताया करें कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया। आपकी तरफ से मेरे पास कोई भी क्वेरी नहीं आती। कुछ बच्चे होशियार हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है, पर उनको ही क्वेश्चन उठाने चाहिए।